बिल्कुल, अगर दुनिया से कट जाऊँगी और लोगों से बहुत दूर रहूँगी और प्रिपेयर करूँगी तो डेफिनिटली एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लक्ष्मीकांत किया था, इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी ऐसे के लिए। एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि लैंग्वेज के 2 पेपर्स आते हैं। आप देखिए मार्केट में कौन से टेस्ट हैं जो लोग ले रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहेगा अगर आप स्टार्टिंग से ही वो थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट हो कि आप लास्ट मोमेंट पे वो अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। गूगल करिए, उसको एनालाइज़ करिए। स्टार्टिंग में नो डाउट आंसर्स उतने अच्छे नहीं बनेंगे, बट एक टाइम पीरियड आएगा कि जब आपके आंसर्स अच्छे होने लग जाएँगे। सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ पे डरना नहीं, वहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तृप्ति कलहंस है और इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 199 आई है। प्रिपरेशन की बात करें तो ये मेरा 5th अटेम्प्ट था जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है। तो स्टार्टिंग के 4 अटेम्प्ट्स और इस अटेम्प्ट को लेके मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या गलतियां मैंने की हैं और क्या चीज़ें मेरे लिए काम की हैं। तो बात करें प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की तो वही बेसिक बुक्स थी जो मैंने की थी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, एंशियंट मेडिवल के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ और हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा की थी और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। ऐसी इकोनॉमिक्स के लिए बिकॉज मैं बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन था मेरा, तो मुझे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ी, बट फिर भी मैंने एक रमेश सिंह नाम की बुक आती है वो की थी, दो आई थिंक अब वो उतना ज़रूरी नहीं है। और अपने अटेम्प्ट्स की जो गलतियाँ सीखी थी मैंने 3 अटेम्प्ट्स में, तो उससे रियलाइज़ किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको कभी भी मिस मत करिए, उनको एनालाइज़ करिए, एक-एक क्वेश्चन को, उनके सॉल्यूशंस को और आंसर की सब कुछ मैच करके। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आई थिंक मैंने 2014 से जब एक पैटर्न चेंज किया था यूपीएससी ने, उसके बाद से सारे प्रीवियस ईयर्स किए थे, फिर ये अटेम्प्ट दिया था। तो मैंने ये देखा कि मैं अपना एक रेशियो बना लिया था कि हाँ, मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगी, तो मैं एग्ज़ाम में क्वालीफाई कर सकती हूँ। तो अराउंड मेरे लिए तो वो 89, 90, 91 ऐसा चलता था हर अटेम्प्ट में, तो मैंने इस बार भी यही सोचा था और आई थिंक इस बार मैंने 91 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे इस अटेम्प्ट में। तो इस 5th अटेम्प्ट में मेरे 107 मार्क्स आए थे प्री में। तो ये इसीलिए बेसिकली आए थे कि मैंने प्रीवियस ईयर्स को बहुत अच्छे से किया था और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम में, कि जब आप प्री देते हैं वो 2 घंटे आपको बहुत ही काम और कंपोज रहना है और टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। उन 100 क्वेश्चंस को एक बार मतलब 2 रीडिंग तो आपकी हो ही जानी चाहिए। तो प्री के लिए ये स्टैंडर्ड चीज़ें। फिर आता है मेंस का टाइम। तो आई थिंक मेंस जब भी आप इस एग्ज़ाम को देंगे तो आपको मेंस के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। ये नहीं कि आप 3 महीने का एग्ज़ाम का वो टाइम लेके फिर आप सोचें कि आप प्री क्वालीफाई करेंगे फिर मेंस के लिए आएँ। डेफिनिटली वो चीज़ें वर्क करती हैं, बट वो एक्सेप्शंस होते हैं। तो आपको क्या करना है, मेंस के लिए 6 महीने का तो मिनिमम टाइम पीरियड दीजिए जिसमें आप ऑप्शनल करिए और उसकी आंसर राइटिंग, और यहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा की, वहीं से आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है और उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर्स मैंने क्या किया था कि उनको हर दिन, मैं जो 6 महीने थे प्री, आई थिंक एक पूरा साल अगर लिया जाए तो जून से लेके दिसंबर तक के पीरियड में मैंने प्रीवियस ईयर्स प्लस अपना ऑप्शनल ये साइड बाय साइड चलता था। तो जीएस 1, 2, 3, 4 करके 4 महीने 6 महीने में मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने में जीएस 1 और 2 किया, लास्ट के 3 महीने में मैंने 3 और 4 किया। तो प्री वाई क्यूज उनको मैं हर दिन 5-5 क्वेश्चन करती थी, जीएस 1 के और जीएस 2 के। इसी तरीके से उनको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले दिक्कत ये आती है लोगों के साथ कि आंसर्स लिखें कैसे जाएँ। तो आप क्या करें कि टॉपर्स के आंसर शीट्स आपको ऑनलाइन ही, आप किसी भी बस आगे आप किसी का भी नाम लिखिए या सिर्फ पीवाई मेंस टॉपर्स आंसर शीट लिखेंगे तो आपको बहुत सारी आंसर कीज मिल जाएंगी। उनको आप देखिए, डाउनलोड करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, कि कम शब्दों में आप कितना ज़्यादा लिख सकते हैं। वहाँ से मैंने ये भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, एस्से के लिए अगर आप एस्से का जब फॉर एग्जाम्पल लिखते हो तो वहाँ पे कोई अच्छा कोट आपको मिल जाए या कोई अच्छा एनेक्डोट मिल जाए, वो वहाँ से आप लीजिए और अपने पास रख लीजिए। फिर आप उनको सॉल्व करेंगे, उनको देख के जब अपने अटेम्प्ट्स करेंगे तो स्टार्टिंग में नो डाउट आंसर्स उतने अच्छे नहीं बनेंगे, बट एक टाइम पीरियड आएगा कि जब आपके आंसर्स अच्छे होने लग जाएंगे। तो मेंस के लिए आप इस तरीके से करिए। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, मैंने 5th अटेम्प्ट में एंथ्रोपोलॉजी चेंज किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैं एंथ्रोपोलॉजी में आई थी और यहाँ पे मैंने हिमा बिंदु मैम के नोट्स यूज़ किए थे जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, और उनको पढ़ के मैंने ये 5th अटेम्प्ट दिया था। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी डिमिस्टिफाइड एक बुक है अक्षय जैन की, वो मैंने पढ़ी थी, उसको देखा था, एक-एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो बुक बहुत अच्छी है। तो उसकी हेल्प से मैंने एंथ्रोपोलॉजी का ऑप्शनल चूज़ करके ये वाला अटेम्प्ट दिया था। तो मेंस में आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसके लिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि आपका डाफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके जितने भी कीवर्ड्स हैं आपको वो बहुत अच्छे से सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में, और फिर उसके बाद में आपको देखिए कि क्या-क्या क्वेश्चंस उनसे बनते हैं, उन चीज़ों को करिए। और इंटरव्यू में, इंटरव्यू नहीं, जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी वहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ पे डरना नहीं है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएँगे तो वहाँ पे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब वहाँ पे अच्छे से ग्रीट करिए, और बेसिकली वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं कि आप कितने काम हैं, कितने कंपोज़्ड हैं और कितना कॉन्फिडेंट आप वहाँ पे हैं।
आपको नॉलेज नहीं भी है तो चल जाएगा एक बारी को, बट आप में कॉन्फिडेंस वहाँ पे होना चाहिए। अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो आप कॉन्फिडेंटली बोल दीजिए कि नहीं सर नहीं आता है। एक और चीज़ मैंने मॉक्स में सीखी थी कि हाँ, ब्लफ नहीं करना होता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती प्लीज़ वहाँ पे गेस वर्क मत करिए, बिकॉज़ वो 5 लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं अपने-अपने फील्ड से और वो पकड़ लेंगे कि आप कब झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आई थिंक आप अटेम्प्ट के लिए जब आएँगे तो आई थिंक आप क्वालीफाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो बात करें आंसर राइटिंग की, तो देयर आर सम टिप्स जो कि मैं आपको देना चाहूँगी कि क्या ऐसी चीज़ें मैंने की जो शायद मेरे लिए इस अटेम्प्ट में वर्क की हैं। तो स्टार्ट करेंगे एस्से से। तो एस्से ही ऐसा एग्जाम है जो आपको एक ही पेपर देना है, बाकी के दिन आपके 2-2 पेपर होते हैं 3 घंटे के स्लॉट्स में। तो इसके लिए मैंने जो किया था पीवाईक्यूज़, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं जितने भी मैंने 2014 से उठाए, और उसके बाद में एक-एक टॉपिक जो होता है उसको मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी कि पूरा एस्से नहीं लिखती थी, टॉपिक लिया, उसके बाद में मैं उनको एनालाइज़ करती थी और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं कि आपको जो-जो चीज़ें समझ में आ रही हैं आप एक रफ नोट में सब कुछ लिख लेते हो। तो एस्से के लिए भी टॉपर्स की आंसर शीट्स देखी मैंने और थोड़ा लिखने में अच्छा लगता था। तो आप क्या करें कि उसके लिए जो मैं थोड़े से टिप्स दूँगी कि आप अपने मन से कोई स्टोरी आपको समझ में आ रही है या आपकी रियल लाइफ़ में कोई इंसिडेंट हुआ है और टॉपिक से मैच कर रहा है, वो लिखिए। मैंने जब इस बार दोनों एस्से लिखे थे, थोड़ा मुझे पोएम लिखने का शौक है, तो मैंने एंडिंग में एक में तो पोएम अपने ही से ही 2-3 लाइन की बना के लिख दी थी। तो आप उसके अलावा क्या करते हैं कि जब एस्से लिखते हैं, तो मैंने जब प्रैक्टिस किया था, तो उसको ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद में यूट्यूब पे बस मैं वो पूरा का पूरा एस्से कॉपी कर देती थी, तो वहाँ पे 3-4 वीडियो आ जाती थी। तो मैं उन वीडियोज़ को देखती थी और उनसे देखती थी कि उनके क्या आइडियाज़ हैं, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वो लेके आ रहे हैं, जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एस्से के लिए प्रिपरेशन किया था, इसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी एस्से के लिए। फिर आता है जीएस 1। तो जीएस 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये सारी आर्ट एंड कल्चर का ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने इसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स थी जो प्री में यूज़ किया, उसको करके वही टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ ली, उनको देखा कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं, फिर रियलाइज़ किया कि हाँ, जब आपके पास टाइम कम हो तो आप डायग्राम्स बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, इस तरीके से आप आंसर्स को कंप्लीट करिए। और जो वर्ड लिमिट है वो बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, बिकॉज़ मैंने देखा है शायद इसके लिए भी मार्क्स कट होते हैं, दो आई एम नॉट श्योर। तो आपको वर्ड लिमिट से बिल्कुल ही आपको स्टिक करके रखना होता है अपनी चीज़ों को। तो फिर आप आंसर्स लिखिए और क्या कर सकते हैं कि मार्केट में स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल होती हैं, जैसे उनको आप लें और फिर उसको जब अपने आंसर्स आप लिख लेंगे, तो आप स्टैंडर्ड बुक से मैच करिए। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, आप क्या अच्छे पॉइंट्स हैं जो वहाँ से ले सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है। और मैंने जब मेंस का टाइम आया था, तो मैंने टारगेट यूपीएससी एक चैनल है, उसका एक संकल्प मेंस बैच का कोर्स था, वो यूज़ किया था। तो उसमें भी वो थोड़े की पॉइंट्स लिखवाते थे, वो भी मैं सेपरेट नोट्स उसको बनाती थी। और फिर उसको एंड मोमेंट पे रिवाइज़ करने के लिए वो ठीक हो जाता है कि आपके पास थोड़े कीवर्ड्स होते हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ कर सकते हैं। मेंस के टाइम पे ट्राई करिए कि आपके अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट हो कि आप लास्ट मोमेंट पे वो अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। फिर जीएस 2 के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लक्ष्मीकांत किया था। लक्ष्मीकांत के अलावा पीवाईक्यूज़ किए। पीवाईक्यूज़ से ही समझ में आता है कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम्स लिखने हैं, और टॉपर्स की आंसर कॉपीज़, इनको देख के समझ में आता है कि आप आंसर्स को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। तो कुछ कोट्स होते हैं, आंसर्स जब आप स्टार्ट करें तो उनके आप कोई अच्छा-सा डेटा आपके पास है उससे आंसर से रिलेटेड, वो यूज़ कर लीजिए। उसके अलावा आप एंड जब करते हैं तो हमेशा आंसर को एक पॉज़िटिव नोट में आपको एंड करना है, कितना भी क्रिटिकल एनालिसिस आपने किया हो। जीएस 3 जो है उसमें आपको इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक ये वाला पार्ट आता है। तो आप न्यूज़पेपर जब करते हैं, मैंने जैसे द हिंदू किया था, उसमें कुछ आपको बहुत अच्छा डेटा मिल रहा है तो प्लीज़ उसको साइड में किसी एक छोटी-सी नोटबुक लीजिए, उसमें लिख लीजिए कि आपको लास्ट मोमेंट पे आपके आंसर राइटिंग में वो हेल्प करे। तो वो करने के बाद में वही टॉपर्स की आंसर कीज़, इनसे अपने आप को देखिए कि उन्होंने किस तरीके से लिखा है, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स ये यूज़ करिए तो आपको समझ में आएगा आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। जीएस 4 इज़ एथिक्स। तो एथिक्स में मैंने लुकमान आईएएस के नोट्स आते हैं मार्केट में, वो किए थे। उसके अलावा केस स्टडीज़ के लिए भी मैंने शायद लुकमान की ही एक केस स्टडी के ही सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर, वो पढ़ा था। तो इन दोनों को करने के अलावा वही टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ देखी कि वो किस तरीके से लिख रहे हैं, फिर अपने आंसर्स मैंने लिखे थे। और एथिक्स का सिलेबस भी बहुत शॉर्ट होता है, तो आप क्या करेंगे कि उसके कीवर्ड्स हैं, उनसे आप देखिए, गूगल करिए, उसको एनालाइज़ करिए। फिर आपको कोई स्टोरी दिख रही है, फॉर एग्जांपल महाभारत से, रामायण से या पंचतंत्र वगैरह से, जो आपको लग रहा है आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये आप न्यूज़पेपर जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कभी-कभी ऐसी स्टोरीज़ आती हैं, तो उनको मैंने साइड में एक शॉर्ट नोटबुक में लिख लिया था कि एथिक्स में ये मेरे काम आएँगी। और एथिक्स में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग भूल जाते हैं कि एथिक्स में आपको आपका रीडिंग स्पीड बहुत बढ़ा के रखना होता है, बिकॉज़ केस स्टडीज़ कभी-कभी यूपीएससी जान के बहुत बड़ी दे देता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट में आपको दिक्कत आए। तो अपनी आप रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस जर्नी में, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जब आप करेंगे, तो वहाँ से वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। ये 4 चीज़ें ये 4 जीएस 1, 2, 3, 4 और एसए के पेपर में आपको हेल्प करेगा। फिर आता है जो ऑप्शनल का पेपर होता है, उसके लिए मैंने पीवाईक्यूज़ किए, टेस्ट सीरीज़ मैंने ली थी। फिर उसके अलावा मैंने हिमा बिंदु मैम के नोट्स किए थे एंथ्रोपोलॉजी के लिए, और एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड बुक थी अक्षय जैन की, वो की थी।
तो फिर वही टॉपर्स के आंसर शीट्स में देख के कि हाँ उन्होंने किस तरीके से लिखा है, आप आंसर्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। आपको एंथ्रोपोलॉजी में स्पेसिफिकली आपको डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप देखिए कि वो कहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, कहाँ पे वो अपना फ्लो चार्ट्स ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। इस तरीके से आप एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स कर सकते हैं। एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कि लैंग्वेज के 2 पेपर्स आते हैं, तो उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टाइम देना, बिकॉज़ वो क्योंकि क्वालिफाइंग होता है तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं। बट वो क्वालिफाइंग है, बट फिर भी उसमें अगर आप नहीं क्वालिफाई करते हो तो आपके मेंस के आंसर्स ही इवैल्यूएट नहीं होंगे। तो उसको भी बिल्कुल मिस नहीं करना है। जिन्होंने स्कूल में हिंदी और इंग्लिश बेसिकली जो लोग लेते हैं, तो क्या होता है कि आपने अगर 12th मतलब 10th तक हिंदी अगर पढ़ी है, तो उनके लिए क्या होगा कि मैंने क्या किया था कि मार्केट में जो सॉल्व्ड आंसर बुकलेट्स आती हैं, दोनों की छोटी-छोटी, वो लिया था और मेंस के टाइम में हर दिन उसके लिए थोड़ा-थोड़ा टाइम देती थी। प्लीज़ उसको स्किप मत करिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लैंग्वेज का पेपर ही नहीं क्वालिफाई करेंगे, तो आपके मार्क्स जैसे कि इवैल्यूएट नहीं होंगे और एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहेगा अगर आप स्टार्टिंग से ही वो थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे कि एंड मोमेंट पे जाके आपको वो घबराहट और नर्वसनेस नहीं करना होगा। तो अगर आप इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना के अपने 6 महीने, 7 महीने या पूरा साल भर आप देते हो, तो सही रहेगा। बिकॉज़ जब आप मेंस के लिए रेडी हो जाओगे, फिर आप प्री दोगे, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप से थोड़ा-सा रहेगा कि हाँ, मेरी तैयारी हो रखी है, बस इधर थोड़ी-सी मेहनत की और ज़रूरत है। ऐसे करके आप आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। रही बात टेस्ट सीरीज़ की कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में, तो आई थिंक ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3-4 टेस्ट दिए थे टारगेट यूपीएससी के, और उनके एनालिसिस के बेसिस पे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैंने नहीं दिए। बट आई थिंक अगर आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना है, बिकॉज एंड में आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करेगा आंसर राइटिंग में, तो वहाँ से आप इवैल्यूएशन जो आते हैं उनको बहुत सीरियसली लीजिए और फिर आगे आप अटेम्प्ट करिए। तो टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। आप देखिए मार्केट में कौन से टेस्ट हैं जो लोग ले रहे हैं और कौन से अच्छे टेस्ट हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सीरियसली एनालाइज करना होगा। आपको कोचिंग को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है कि इस टॉपर ने हमारे यहाँ से पढ़ा। आप उनसे उसका प्रूफ मांगिए, उनके प्रूफ में आंसर शीट्स देखिए कि उन्होंने कितने वहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, फिर आप अपने हिसाब से उसको दीजिए। और लास्ट में मैं आपको थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स अगर जो मेरे लिए वर्क किया तो वो बताऊँ, तो गलतियों से सीख के रियलाइज़ किया था कि हाँ, PYQs बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है किसी भी मोड पे। उसके अलावा मैंने जो चीज़ें याद करने के लिए, मेरे पास अभी बहुत सारे डाउट्स ऐसे आते हैं कि मैम चीज़ें याद नहीं हो रही, हम याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो देखिए कि जो फॉरगेटिंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपको चीज़ें आएगा एक स्टेज के आप चीज़ें भूलते हो, तो क्या होगा कि आपको उसको याद करना है, तो आपको मल्टीपल टाइम्स उसका रिविजन करेंगे तो वो चीज़ें याद होंगी। रिविजन इज़ द मोस्ट बोरिंग एंड येट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस जर्नी में, कि आपको एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ने को बोला जाए तो उसको किस तरीके से करें। तो पहली रीडिंग जब आप करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, फिर दूसरी रीडिंग पे आइए तो अंडरलाइन करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मेरे लिए क्या वर्क करता है कि मैं पहले अटेम्प्ट में आई थिंक मैंने नोट्स बनाए थे, हिंदू पढ़ के बहुत सारे इतने नोट्स बन गए थे कि शायद मेरा 2 रजिस्टर भर गया और लास्ट मोमेंट पे मैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाई। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि शायद नोट मेकिंग मेरा तरीका नहीं है। मतलब मैं स्कूल टाइम से लेके कॉलेज कहीं पे मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। तो इस अटेम्प्ट में मैंने बहुत छोटे-छोटे कीवर्ड्स ऐसे लिख लिए थे कि जो मुझे बाद में जाके लास्ट मोमेंट पे मैं उनको बिल्कुल ही रिवाइज़ कर लूँ, स्पेशली मेंस के लिए, कि 2 पेज या 3 पेज में वो बहुत इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं या बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं अपने आंसर्स में यूज़ कर सकती हूँ, वो मैंने इधर आके किया था। तो ये चीज़ मेरे लिए डेफिनिटली यहाँ पे उसने वर्क किया। और एस्से के लिए मैंने अपना स्मार्ट वर्क में ये रखा था कि मुझे न्यूज़पेपर से अगर कुछ भी अच्छा मिल जाता था, कोई स्टोरी या कोई एनेक्डोट, वो मैं लेती थी और उसको एक सेपरेट नोटबुक में लिखती थी कि मुझे बाद में आके काम करे। इसके अलावा अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है इस जर्नी में। और पहला अटेम्प्ट जब दिया था तो ये सोच के दिया था कि बिल्कुल अगर दुनिया से कट जाऊंगी और लोगों से बहुत दूर रहूंगी और प्रिपेयर करूंगी तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट यूपीएससी इस तरीके का एग्जाम नहीं है, टाइम बदल रहा है, पैटर्न चेंज हो गया है एग्जाम का, और आपका जो सेल्फ है, ट्रू सेल्फ है, जिस तरीके से आपने बचपन से लेके अभी तक पढ़ाई की होगी, वही नेचर लेके आप इस जर्नी में आइए। किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि आपने किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी देख ली और फिर उसको देख लिया, हाँ उसने ये चीज़ें की हैं और मैं भी यही करूँगा तो हो जाएगा। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी देखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करिए, अपनी वीकनेसेस पे काम करिए और उसके बाद आप ये एग्ज़ाम दीजिए। फिर मैंने हॉबीज़ की बात करें तो मेरे लिए मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मैं जब फ्री टाइम होता था ऐसे नई-नई जगह पे फूड एक्सप्लोर करती थी कि कहाँ क्या अच्छा मिलेगा और थोड़ा बहुत घूम लिया। उसके अलावा मैं डांसिंग का शौक है, तो मैं डांस करती थी बीच में फ्री टाइम में, ताकि मेंटली अच्छा लगे अपने आप को, एक फ्रेश माइंड से फिर प्रिपरेशन में आए। एक और चीज़ बोलूँगी कि जब आप पढ़ाई करें तो टारगेट्स ऐसे रखें कि वो लिमिटेड हों और अचीवेबल हों। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं बना लेना है कि मैं 2 दिन में या 10 दिन में ये बुक खत्म कर लूँगी और फिर उसके बाद में तो बस हो गया। टारगेट्स ऐसे होने चाहिए कि लिमिटेड हों बट अचीवेबल हों, तो फिर आपको मज़ा आएगा पढ़ाई करने में भी और आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे इस जर्नी में। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें
और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में। तो 2 कोचिंग्स और मान रही हैं, KSGIS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSGIS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो अगर आप UPSC के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।